हाँ बच्चों, बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों, जैसे कि आप देख रहे थे, हम आपके साथ एक नए अध्याय के साथ है जिसमें हमने अपना जो अध्याय लिया हुआ है वो रासायनिक बंधन है। ठीक है, और इसके अंतर्गत मैंने आपको बंध की जानकारी दी। बच्चों, हमने सहसंयोजक उपसहसंयोजक बंध के अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग तरह के टॉपिक देखे। आज बच्चों मैं आपको आयनिक बंध से रूबरू कराने जा रहा हूं, तो चलिए जल्दी से देखते हैं आयनिक बंध। बच्चे समझिए कि आयनिक बंध क्या होता है और ये कब और किन परिस्थितियों में निर्मित होता है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। बच्चों, आयनिक बंध को समझाने के लिए मैं आपको सोडियम क्लोराइड के निर्माण की या सोडियम क्लोराइड का जो निर्माण है, ठीक है ना, इसकी प्रक्रिया आपको समझा देता हूं। बच्चों, सोडियम जिसका कि परमाणु क्रमांक 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1 है। बच्चों, सोडियम एक ऐसा तत्व है जिसके अंतिम संयोजी कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और सोडियम अपने इस एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर देता है बच्चों, ये उसका त्याग कर देता है। मतलब इस एक इलेक्ट्रॉन को अपने संयोजी कोश से निकाल देता है। ठीक है, इस त्यागे गए एक इलेक्ट्रॉन को कोई अन्य परमाणु, क्या ना, कोई भी अन्य जो परमाणु होगा वो क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अब प्रश्न उठता है कि कौन ग्रहण करेगा। तो देखिए बच्चों, मैंने क्लोरीन ले लिया, परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना दिया 2, 8 और 7। बच्चों, इस तरह से क्लोरीन की संयोजकता कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, जबकि इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो बच्चों, सोडियम के द्वारा त्यागे गए 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन अब क्या कर सकता है, ग्रहण कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया था। तो जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा तो इसकी स्थिति के अनुरूप इसका एक नया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8 और 8, और क्लोरीन के ऊपर एक ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। जबकि बच्चों, सोडियम ने जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग किया था तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो हो जाएगा 2 और 8, और सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खो देने की वजह से अपने ऊपर एक धनात्मक आवेश उत्पन्न कर लेगा। ठीक है बच्चों, फाइनली क्या होगा, एक धनात्मक आयन यहां पर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धनात्मक आयन। इसी तरह से बच्चों, क्लोरीन के द्वारा जब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया तो उसके द्वारा क्या बन जाएगा, जी हाँ बिल्कुल, यहां पर बन जाएगा ऋणात्मक आयन। अब क्या होगा बच्चों, अब धनात्मक और ऋणात्मक आयन जो है ना, ध्यान दीजिएगा, जो धनात्मक आयन है Na पॉजिटिव, वो ऋणात्मक आयन के संपर्क में आएगा Cl नेगेटिव के। इस तरह से ये धनायन है और ये ऋणायन है। जब ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो क्या होगा बच्चों, ये पॉजिटिव पार्ट इस नेगेटिव पार्ट से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। उनके बीच में एक आकर्षण बल काम करेगा जिसकी वजह से इन दोनों में एक जुड़ाव की प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह से बच्चों जो NaCl का एक यौगिक है ये बन जाएगा। इस यौगिक में आपने देखा, इस यौगिक में आपने देखा कि एक तत्व के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागा गया है जबकि दूसरे के द्वारा इलेक्ट्रॉन को पूर्णता ग्रहण किया गया है। और उनसे पहले आयन बने थे, फिर वो आयन जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे थे तो उनके जो आयनिक क्लाउड है ना, उनका जो आयनिक आवरण है, उनके आकर्षण के फलस्वरूप उनके बीच में ये जो बंध आप देख पा रहे हो ना, ये जो बंध को ही बच्चों हम किस नाम से जानते हैं, हम इसको कहते हैं आयनिक बंध। ये कहलाता है बच्चों आयनिक बंध। ठीक, बहुत सारी बुक में बच्चों इसको विद्युत संयोजी, विद्युत संयोजी बंध के नाम से भी जाना जाता। आयनिक बंध या विद्युत संयोजी बंध दोनों का मतलब एज इट इज एक ही होता है। ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। देखिए इसी टॉपिक में मैं अगला जो टॉपिक ले रहा हूं वो आपको मैं बता रहा हूं ऊर्जा स्तर आलेख। ऊर्जा स्तर आलेख।
बच्चों इसको शॉर्ट में बोलते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में ELD लिख देता हूं, एनर्जी लेवल डायग्राम, ऊर्जा स्तर आलेख। तो बच्चों ये जो ऊर्जा स्तर आलेख है, इसका काम क्या है ना, इसका कार्य क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। तो बच्चों इसका जो कार्य है, ये हमको यौगिक या फिर परमाणु, ठीक है, परमाणु, सॉरी, हाँ, तो मैं आपसे कह रहा था कि यौगिक या परमाणु से बने अणु का ये क्या बताता है, निर्माण, निर्माण का ऊर्जा आलेख बताता है। आ रही है बच्चों, बात समझ में आ रही है मेरी? बहुत अच्छे से समझिए, मैंने बहुत साधारण शब्दों में आपको ये बताने की कोशिश की। बच्चों की जो ऊर्जा स्तर आलेख है ना, ELD जो है, ये इसका कार्य है कि ये किसी भी यौगिक या फिर परमाणुओं से बने अणु के निर्माण की जो प्रक्रिया होगी, तो उससे जो एक ऊर्जा आलेख हम प्राप्त करेंगे, इस आलेख का विवरण हमको ऊर्जा इस आलेख में मिलता है। इसके लिए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकता हूं बच्चों, जैसे कुछ उदाहरण अगर मैं आपके सामने रखूं, तो मैं बच्चों यहां पर आपको F2 का निर्माण दिखा सकता हूं, मैं आपको यहाँ पे O2 का निर्माण दिखा सकता हूं बच्चों, मैं यहाँ पर आपको N2 का निर्माण दिखा सकता हूं बच्चों। इसके अलावा महत्वपूर्ण, मैं आपको NO का निर्माण दिखा सकता हूं, मैं आपको NO पॉजिटिव का निर्माण दिखा सकता हूं बच्चों, मैं आपको, ठीक है, NO2 नेगेटिव का निर्माण दिखा सकता हूं। यानी ये इस तरह से और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको केवल एक एग्जाम्पल डिस्क्राइब करके दूंगा, उसी एग्जाम्पल में आप बहुत सारी चीजें समझ जाओगे और सीख जाओगे। तो बच्चों आपको F2 के निर्माण की पूरी प्रक्रिया ऊर्जा स्तर आलेख के आधार पर आपको मैं एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। बाकी जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं और आपकी बुक में जो और भी संदर्भित हैं, दिए हुए हैं, उनको आप प्रैक्टिस में लोगे और इसकी बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं जल्दी से। और अणु का निर्माण जब हम करेंगे तो ध्यान दीजिए, F2 अणु निर्माण। तो बच्चों करना क्या है, सबसे पहले आप इस पूरी प्रक्रिया को आप अपने जो आपकी कॉपी है, तो आप इसको नीचे से बनाना प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले आप फ्लोरीन के अणु को लेंगे, इसका परमाणु क्रमांक 9, आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिए, 1s2 2s2 और 2p5 प्लस इसी तरह से दूसरे फ्लोरीन का 2p5 2s2 1s2 और इसके अलावा ये एक और F9 आ जाएगा। ठीक है, फाइनली क्या होगा बच्चों, हम 1s और 1s ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग दिखाएंगे, अतिव्यापन, फिर 2s और 2s के बीच में दिखाएंगे, और इसी तरह से हम 2p5 और 2p5 के बीच में ओवरलैपिंग दिखाएंगे। तो मैं आपको एक एक करके इस प्रक्रिया को समझाने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले आपको 1s और 1s के बीच में ओवरलैपिंग दिखाता हूं। तो बच्चों उसकी प्रक्रिया को समझने के लिए आप इस तरह से कुछ बॉक्सेस बनाएंगे, जैसा कि मैं ड्रॉ कर रहा हूं, बिल्कुल आप भी इसी तरह से करते जाइए। ये हमारा 1s2 ऑर्बिटल है, ये भी हमारा 1s2 ऑर्बिटल है। ठीक है, इस तरह से मैंने बनाया। फाइनली क्या करना बेटा, ये जो 1s ऑर्बिटल है इसको हम बोलेंगे, ये कहलाएंगे परमाणु ऑर्बिटल, और ये जो दो नए दिख रहे हैं आपको, इनको हम बोलेंगे अणु ऑर्बिटल या आणविक ऑर्बिटल कहलाएंगे। तो जो परमाणविक ऑर्बिटल है वो एक नाभिक से, जबकि जो आणविक ऑर्बिटल है वो दोनों नाभिकों से जुड़े होते हैं, और यही वजह कि इनको हम एक दूसरे से क्या कर देते हैं, इंटरकनेक्ट कर देते हैं। बात समझ में आई? फिर 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन अपन दर्शा देंगे, तो एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, फिर एक इस तरह से क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, समझ में आया इतना? ओके बच्चों आगे चलेंगे और आप देखेंगे इसी तरह से हम 2s
के लिए भी ऊर्जा स्तर आलेख जल्दी से ड्रॉ कर लेंगे तो मैं बना देता हूं। ये हो जाएगा 2s के लिए, 2s2 और 2s2। फाइनली बच्चों पूरी की पूरी प्रक्रिया पूर्वानुसार है, इसलिए इसको जल्दी से कनेक्ट कर देता हूं ताकि अत्यधिक समय खराब ना हो। फाइनली इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप फिल कर देंगे। बच्चों इसके उपरांत अब 2p3 और 2p3 ऑर्बिटल के बीच में अतिव्यापन होगा, तो इसके ऑर्बिटल को भी बनाएंगे। तो इसके 3 ऑर्बिटल बनेंगे। पहला ऑर्बिटल आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, फिर बाकी के शेष 2 ऑर्बिटल एक दूसरे के बराबर में बनाएंगे, फिर 3 नए ऑर्बिटल बनाएंगे आप इस तरह से, और बच्चों 3 नए इस तरह से संदर्भित करेंगे दूसरी तरफ भी, फिर 2 बराबर में ले लेंगे और इस तरह से और ले लेंगे और एक ऊपर ले लेंगे बच्चों। फाइनली इन सभी को हमको एक दूसरे से क्या करना है, इंटरकनेक्ट करना है। ठीक है, इनको जोड़ दीजिए। ये सभी बच्चों वीबीटी और एमओटी थ्योरी के अनुसार एक दूसरे से जोड़े जाते हैं, है ना। तो ये जो थ्योरी होंगी इनको आप अच्छी तरह से एक बार रीड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2p3 या 2p5 और ये भी आ जाएगा 2p5। फाइनली बच्चों इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ दर्शा देता हूँ। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। इसी तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। तो बच्चों हमने इस तरह से क्या किया, एनर्जी लेवल डायग्राम का एक जो प्रतिरूप है वो हमने खड़ा किया। इस प्रतिरूप के बिल्कुल समानांतर बच्चों हमको क्या करना है, एक समानांतर लाइन खींचनी है नीचे से ऊपर की तरफ, जिसमें जो तीर का निशान है वो हमेशा नीचे देगा। ये व्यक्त करेगा ऊर्जा स्तर को, मतलब ये बताएगा कि नीचे से ऊपर जाने पर ऊर्जा क्या हो रही है, बढ़ रही है। फाइनली बच्चों अब क्या होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है और इसलिए ध्यान दीजिए। मैंने आपको बताया था ये कहला रहे हैं परमाणु ऑर्बिटल, है ना। ये परमाणु ऑर्बिटल है, आपके बाएं और दाएं तरफ जो दिखते हैं ये परमाणु ऑर्बिटल है। जबकि ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हो ये बच्चों कहलाते हैं अणु ऑर्बिटल। इनको हम बोलेंगे अणु ऑर्बिटल। यानी जब इलेक्ट्रॉन परमाणु मिलकर जब अणु बनाने लगेंगे तो उनसे ये निर्मित होगा, उनको अणु ऑर्बिटल बोलेंगे। ठीक बच्चों, ध्यान देने वाली बात है कि परमाणु ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है अब वो उनसे निकलकर अणु ऑर्बिटल में प्रवेश करने लगते हैं। ठीक है, सभी ऑर्बिटल के साथ यही होना है। तो क्या होगा, अब हम एक एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रारंभ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और यहाँ पर भी प्रारंभ में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो 2 और 2 4। तो बच्चों 4 में से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज, अभी भी 2 बचे, तो ऊपर वाले में शिफ्ट हो जाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। याद करिए यहाँ पर अबाउ के नियम का पालन हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, तो इसी क्रम में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इसी प्रकार बच्चों इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 2 और 2 4, तो एक नीचे आ जाएगा, एक ऊपर आ जाएगा, फिर इस तरह से ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। बच्चों जब यहाँ पहुंचेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 5 और 5 10 इलेक्ट्रॉन है आपके पास। तो बच्चों हुंड अबाउ के नियम से पहले दोनों में एक एक जाएगा, फिर चूंकि इनकी ऊर्जाएं बराबर हैं तो एक एक बट जाएगा। ठीक है, अब अभी भी उनके पास रिक्त स्थान है, इसलिए एक एक इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे कुल। फिर इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप करेंगे तो पुनः एक एक इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। नीचे 6 थे, ऊपर एक एक और आ गए तो 8 हो गए, और एक एक और प्रवेश कर जाएंगे। इस तरह से हो गए कितने, 10। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन शेष नहीं बचा। तो इस तरह क्या हुआ बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन परमाणु ऑर्बिटल में थे वो परमाणु ऑर्बिटल से निकलकर अणु ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये जो नीचे वाले ऑर्बिटल है बच्चों इनको हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ऊपर वाले हैं इनको हम बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या समझ में आया? तो इस तरह से F2 अणु का ये ऊर्जा स्तर आलेख आप दर्शा पाएंगे। इस ऊर्जा स्तर आलेख के आधार पर बच्चों हम कुछ गणना करते हैं। वो गणना मैं सबसे पहले आपको बॉन्ड ऑर्डर के रूप में करके दिखा रहा हूं। समझिए, सबसे पहली गणना मेरी बॉन्ड ऑर्डर। इसके लिए फार्मूला है 1/2 ब्रैकेट लगा देता हूं NB माइनस Na। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, आप समझ जाओगे। तो मैं आपको बता दूं जितने भी BMO इलेक्ट्रॉन है आपको उनको काउंट करना है। तो ये हो जाएंगे 2, फिर ये हो जाएंगे 4, और यहां पर हो जाएंगे टोटल 6। तो 6 ये हो जाएंगे टोटल 10। तो बच्चों ये NB की वैल्यू हो जाएगी। तो 1/2 NB की वैल्यू आ गई 10 माइनस ऊपर वाले जो होंगे एंटी बॉन्डिंग वो Na कहलाएंगे। ये हो जाएंगे 2 और ये हो जाएंगे 2 4 और ऊपर हो जाएंगे
4 8, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8। इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 वैल्यू आ जाएगी, 10 में से 8 गए तो 2 बचा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों फाइनली कितना आया 1, यानी कि आपने देखा कि फ्लोरीन के एक अणु में जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना है 1 है। इसीलिए याद करिए जब आप फ्लोरीन प्लस फ्लोरीन को मिलाकर एक F2 का अणु लिखते हैं तो हमने देखा था कि हम इनके बीच में केवल एक डैश की लाइन सांकेतिक भाषा में बनाते थे, वो हमको बताती है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 1 है, यानी ये इसका एक जो है वो बंधक्रम है, यानी दो फ्लोरीन के परमाणुओं के बीच में जब वो मिलकर अणु बनाएंगे तो उनका जो बंधक्रम होगा वो केवल 1 आएगा। बच्चों इस तरह से हमने उसके बंध की कोटि निकाल ली, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पर दूसरी चीज उसकी प्रकृति बताते हैं बच्चों। प्रकृति बताने के लिए क्या करना है, आपको देखना है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो एरिया है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है बच्चों, अयुग्मित का मतलब होता है सिंगल। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है तो आप कह दीजिए उसकी प्रकृति कैसी है, अनुचुंबकीय है, ठीक है, वो अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। लेकिन अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है ना, युग्म के रूप में है, तो आप कह दीजिए वो कैसा होगा, वो प्रति चुंबकीय प्रकृति का होगा। बच्चों सिंपल सी बात है कि अगर कोई अणु प्रति चुंबकीय है मतलब उस पर चुंबक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो चुंबक से प्रतिकर्षित होता है, वो चुंबक के पास अट्रैक्ट नहीं होता। तो हमारे फ्लोरीन के अणु में बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में सभी इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, युग्मित हैं। इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी है बच्चों, ये प्रतिचुंबकीय है, ठीक है। बच्चों बाकी के एग्जाम्पल जो है वो आप लोग बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिएगा। हम आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ।